to begin this workshop by on behalf of National Association for the Blind. My name is Madhu and I welcome all of you on behalf of National Association for the Blind. National Association for the Blind has been working for enabling persons with blindness for 40 plus years, and the commendable job that National Association for the Blind has been doing has shaped many of us. Many of us have been beneficiaries of the work that NAB has done. It has literally mothered us. और आज ये स्पेशल वर्कशॉप जो हम आपके लिए NAB दिल्ली की तरफ से लेकर आए हैं, ये वर्कशॉप स्पेशली मॉम्स के लिए है और वेल दोनों पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आज की वर्कशॉप खास मॉम्स के लिए है और ये वर्कशॉप रिकॉर्ड की जाएगी. आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें, कंफर्टेबल रहे. एंड एट अ लेटर स्टेज वी विल पुट दिस वर्कशॉप on YouTube as well. We will edit it and we shall put this on YouTube as well. And to take the proceedings forward, I am going to invite the moderator for the workshop. And the moderator of this workshop is going to be Monica Sharma. Monica Sharma is a professional. She was a wonderful student in NAB, one of the first few students of National Association for the Blind Delhi, and she pursued graduation and then she's done B.Ed. She's also taught in NAB. She's currently working with IBM as a voice and accent trainer. She's a deputy manager. But आज के प्रोग्राम के लिए जो इनकी क्वालिफिकेशन है, जो इनको इस प्रोग्राम में मॉडरेटर बनने के लिए क्वालिफाई करती हैं, वो है मॉम. शी इज अ मदर and she's a mother of a proud mother of a young, handsome, smiling boy, Dhruv Bhardwaj. Dhruv is about 10 years old and she is beautifully raising this bundle of joy. So I'm going to hand it over to Monica. Thank you so much, Didi. I fondly call her Didi because she is my Didi and I also call her Didi too. So Didi, तू proceedings को आगे ले जा सकती है. Over to you. Thank you. Thank you, Madhu. Thank you for those wonderful words. शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, आज की स्पेशल वर्कशॉप with these words. तो मैंने उससे पूछा, माँ क्या माँ बनती है या वो पहले से ही होती है? मैंने पूछा उससे कि क्या माँ बनती है या वो पहले से ही होती है? उसने हंस के कहा, शायद ना बनती है और ना होती है, वो तो बस है. माँ तो बस है, वो तो स्नेह है जो आंखों में है और हाथ के स्पर्श में भी है. वो तो स्नेह है जो आंखों में है तो हाथों के स्पर्श में भी है. वो नजर की फटकार में है तो शब्दों की ठटकार में भी है. वो तो तेरी हंसी किलकारी की एक एक आहट में है. तुझे जब जो मिलती है हर उस राहत में है. क्या फर्क पड़ता है कि माँ बनती है या पहले से ही होती है? ये दुनिया है उसी से, उसी में ये जहां है. माँ ना बनती है ना होती है, माँ तो बस है. इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरुआत करती हूँ आज की स्पेशल वर्कशॉप की यही समझ के जान के कि माँ तो बस होती है. I welcome all the expert moms and all the super moms and of course our special participants for the day. Thank you for making time for this and for yourselves as the moms that you are in the making. And let me begin this workshop by introducing all the expert moms to begin with. हमारी पहली एक्सपर्ट मॉम तो जो आपने सुनी वही हमारी मधुबाला शर्मा. आप में से बहुत लोग उन्हें जानते भी हैं और जो पहली बार मधुबाला को सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मधुबाला एक लीडिंग कंपनी में डेप्यूटी जनरल मैनेजर के तौर पर काम करती हैं और हाँ, वो मेरी बहन है. उनका 12 साल का बेटा और मेरा 10 साल का बेटा, हम वो दोनों ब्रैट्स इकट्ठे खेलते हैं. उनसे हम बहुत सारा जानेंगे और इसके अलावा हमारे साथ आज जुड़ी हैं स्पेशली
मुंबई से हमारे साथ गीतांजलि जुड़ गई हैं, जो कि एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है, जो बच्चों की धमा चौकड़ी को स्कूल में संभालती हैं और घर में अपनी 3 साल की बेटी का ध्यान रखती हैं। गीतांजलि, वेलकम। हाय गीतांजलि। हाय मोनिका, थैंक यू। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी एक्सपर्ट मॉम की, जो कि एक लीडिंग कंपनी में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाती हैं जिनसे कि बहुत से ब्लाइंड पर्सन्स को हेल्प मिल रही है, और घर में उनके पास एक बेटी है जिसका वो बखूबी ध्यान रखती हैं, और उनके उनके एक्सपर्टीज से आज हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाय सोनाली। हाय सोनाली। Sonali, do we have you? If you can say hi to the participants and to all of us. शायद सोनाली हमारे साथ जुड़ रही हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे होंगे शायद। बात करते हैं हमारी अगली टेक्निकल मॉम की, जो कि स्वाति हैं, जो एक लीडिंग कंपनी में एक्सेसिबिलिटी के फील्ड में काम करती हैं, और उनकी बेटी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर एक टेक्नोक्रैट बेटी बन रही है। हाय स्वाति। हेलो दी। हाय। और हमारी और हमारी अगली जो एक्सपर्ट मॉम है वो एक कॉलेज में है, एक प्रोफेसर हैं, और उनके पास 2 बेटियां हैं जिन्होंने उन्हें बहुत ही खूबसूरती से स्वावलंबी ढंग से पाला है। सविता, कैन यू से हाय टू ऑल ऑफ अस? हेलो एवरीवन। और इसके अलावा हमारे साथ हमारी जो सुपर मॉम्स जुड़ी हैं, उनका साथ हमारी जिंदगी में बहुत हद तक सबके साथ रहा है, क्योंकि घर में हमारी मॉम्स ने हमारा ध्यान रखा है, लेकिन हॉस्टल में और हमारी टीचर्स बनके इन दोनों ने हमारा ध्यान रखा है। तो और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, आप भी सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। तो हमारी पहली सुपर मॉम है शांता मैम, जो कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की प्रिंसिपल हैं। हेलो शांता मैम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। Thank you for joining us. And we also have Bridge ma'am, जिनसे हम लोगों ने चलना सीखा है। और ये आज ब्रिज मैम आज सक्षम की प्रिंसिपल हैं, और वहाँ भी बहुत लोगों को चलना सिखा रही हैं और वहाँ का रोल बखूबी निभा रही हैं। हेलो ब्रिज मैम। हाय एवरीवन। तो हम शुरुआत करते हैं आज की वर्कशॉप की, और मैं सबसे पहले आऊंगी मधु के पास। तो एज ब्लाइंड किड्स, जब हमने इस फैमिली में अपने अपने फैमिलीज में कदम रखा था, अगर हम स्पेशली जन्म से ब्लाइंड थे, तो हमारे पेरेंट्स को एक एक्सेप्टेंस के साथ जो टाइम लगा था, वो उससे हम सब वाकिफ हैं। चाहे कोई भी कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो ब्लाइंड है बाय बर्थ, चाहे उसने बाद में ब्लाइंडनेस एक्वायर की है, लेकिन जब हम बात करते हैं कंसेप्शन की और जेनेटिक ट्रेसेस विद डिसेबिलिटी, जहां पे भी हमारी डिसेबिलिटी जेनेटिकली ट्रांसमिट होने का डर होता है, वहां पर मैटर्निटी में घुसने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, बहुत से ऐसी मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, जो कि हमारे जहन में होती हैं, स्पेशली अगर हम ऐसी मॉम हैं जिनकी डिसेबिलिटी जेनेटिकली ट्रांसफर होने के बहुत चांसेस हैं। तो मधु, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इस इशू को कैसे डील किया जब आप उस फेज से गुजरी, और आप हमारे बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? Sure. Thank you, Didi, and thank you so much for organizing, and giving me this opportunity. I'm going to request everybody to please go on mute. वाओ, म्यूट करते करते मैंने खुद को भी म्यूट कर दिया था, मैं वापस आ गई हूँ। सो ये बहुत ही अच्छा सवाल है दीदी, क्योंकि जब हम एक 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 स्टेप में पहले हम शादी करने का सोचते हैं, अपनी पार्टनरशिप में जाते हैं, वो गाइस थैंक यू। नहीं, आप म्यूट पर नहीं है, म्यूट पर जाइए प्लीज।
तो मैं बता रही थी कि जब हम शादी करते हैं या हम रिलेशनशिप में भी होते हैं, तभी कितने सारे मिथ होते हैं जो हम फेस करते हैं। और और जब जब फैमिली प्लानिंग की बात आती है, तब तो बहुत ही सारे मैं मिथ कहती हूँ, क्योंकि ये सत्य नहीं है। जो ट्रू नहीं होता है वो मिथ होता है, जो फैक्ट नहीं है वो मिथ है। तो बहुत सारे मिथ्स का सामना करना पड़ता है। कुछ मिथ होते हैं जो हमारे अपने दिमाग में होते हैं, और कुछ मिथ्स होते हैं जो हम सोसाइटी के वजह से फेस करते हैं। कुछ मिथ जो हम सोसाइटी की वजह से फेस करते हैं वो ऐसे होते हैं कि तुम बच्चा क्यों पैदा करोगे, अगर तुमने बच्चा पैदा किया तो वो उसको भी डिसेबिलिटी हो सकती है। अगर तुम ब्लाइंड हो तो वो भी ब्लाइंड हो सकता है या हो सकती है। तो इसलिए अच्छा है कि तुम बच्चा ना ही पैदा करो। तो एक तरीके से वो बोझ बनने वाली बात हो जाती है कि भैया तुम ही एक बोझ हो, एक और को लाकर क्यों वो बोझ बनाओगे। तो एक बहुत बड़ा मिथ ये होता है। और इस मिथ को कॉन्कर करने के लिए कई जेनेटिक टेस्ट्स भी हैं। वैसे एक तो मिथ है ये, पहली बात। जरूरी नहीं है कि हमारे को डिसेबिलिटी है तो जो हमारा बच्चा होगा उसको भी डिसेबिलिटी होगी। हाँ, कई केसेस में ऐसा होता भी है, और देर आर जेनेटिक टेस्ट्स दैट आर अवेलेबल। मैं अपनी कहानी बताऊंगी। मेरा बच्चा अब 13 इयर्स का होने वाला है। मैं और मेरे हस्बैंड दिनेश हम दोनों टोटली ब्लाइंड हैं। और जब हमारी शादी हुई और उसके बाद जब हमने सोचा कि हम फैमिली प्लान करेंगे, हमारे मन में भी कई इनसिक्योरिटीज, कई सवाल थे, करें ना करें। हर तरह के प्रेशर्स थे। लोग बोलते थे हाँ भाई जल्दी बच्चा लेके आओ और बच्चा आना जरूरी है। और हम कई लोग ये भी बोलते थे, जैसे मैंने बताया, कि नहीं नहीं मत करना, कैसे संभालोगे। डिसेबिलिटी के अलावा दूसरा मिथ आता है, कैसे संभालोगे तुम उसको, कैसे तुम्हारे को उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा, हर वक्त तुम्हें उसकी किसी ना किसी की मदद चाहिए होगी उसे संभालने के लिए। तो वो लिमिटिंग थॉट्स हमारे पास आ रहे थे। और अपने माइंड के थॉट्स ये होते हैं कि क्या मैं सच में कर पाऊंगी, क्या मैं इतनी केपेबल हूं कि मैं एक बच्चे को, उस नन्ही सी जान को हैंडल कर पाऊं, उसको मैं सींच पाऊं, उसको मैं ग्रो करा पाऊं। तो उन सब क्वेश्चन से मैंने भी बैटल किया, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने, पेरेंटिंग अकेले तो कोई नहीं करता है। yes, there are single parents as well and they do it beautifully, right? The point is, when if you are with your husband, then you're doing it together, right? The parenting is happening together, and when you're covering that journey, so you battle with these questions also together. तो इनके आंसर्स मेरे पास क्या आए, पहले वाले क्वेश्चन का, पहले वाले मिथ, पहले वाले चैलेंज का आंसर तो मेरे पास ये आया कि टेस्ट होते हैं, टेस्ट करवा लो। मैंने और दिनेश ने अपना टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया, लेकिन हमने उसकी ना रिपोर्ट आज तक जाके ली नहीं। शायद हमें बहुत जल्दी थी बच्चा लाने की। बट हमारे दिमाग में ना कुछ ऐसा आया कि वैसे तो डिसेबिलिटी हो किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमारे दिमाग में ये आया थॉट कि अगर बाय चांस डिसेबिलिटी हो जाती है तो हमसे अच्छा उसको समझेगा कौन, हमसे अच्छा उसको गाइड कौन कर पाएगा। वी हैव बीन देयर, वी हैव डन दैट, एंड सो वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन to guide a child who may happen to have a disability. Then the second thought that I got was, being a mother is a beautiful journey in itself. और वो एक एहसास लेना हमको बहुत जरूरी लगा। माँ हम पहले हैं, डिसेबिलिटी बाद में आती है। तो इन थॉट्स से हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, और हमने वो स्टेप लिया, और अपने बेबी को अभी हम बखूबी रेज कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट मधु। और बहुत ही ब्यूटीफुल से आपने बात कही कि माँ का एहसास लेना एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है, और हम पहले माँ हैं और फिर डिसेबल्ड बाद में हैं। तो मातृत्व की जो मदरहुड की जो जर्नी है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इस जर्नी पे जब हम चलते हैं, फाइनली हम एक डिसीजन हमने ले लिया, हमने ये जर्नी शुरू की, और एक दिन हमें ये गुड न्यूज मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम नाउ एक्सपेक्टिंग, आई एम गोइंग टू बी अ मॉम सून। तो इस जर्नी पे जब हम चलना शुरू हुए,
जब इस जर्नी पे हम चलने लगे, तो हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं जानना चाहूंगी अपनी अगली सुपर मॉम से, सॉरी स्पेशल मॉम जिन्हें, एक ही बात है सुपर मॉम या फिर हम सब मॉम्स हैं बेसिकली। मुझे जैसे कि याद है कि जब मैं आए started my pregnancy, I conceived, तो मुझे बताया गया था कि आप बहुत ज्यादा जल्दी चलती हो, तो थोड़ा ध्यान से चलो क्योंकि अब आप अकेली नहीं हो। तो तो मुझे अब ये जहन में मेरे सवाल आ रहा है जिसका जवाब मैं सविता आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए once we know that now we have conceived as a blind mom. Thank you, Monica ji. Am I audible? Yes. So, जैसे मधु ने भी बताया कि बहुत ही, अगर आप लाइफ को एक बुक समझें तो उस किताब का सबसे खूबसूरत अगर कोई चैप्टर है तो मदरहुड की जर्नी। और जब आपको ये पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसी दिन से आप एक होप, एक ऑप्टिमिज्म खुद भी बन जाते हैं और आप दूसरों के लिए भी बन जाते हैं। मैं आगे से एक्सप्लेन करूंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मुझे काफी बार ऐसा फील होता है, मैं सोचती हूँ कि ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ये भी एक्सेसिबल वेज में अवेलेबल होना चाहिए और हम लोग खुद ये टेस्ट कर सके और इसके रिजल्ट को देख सके। तो जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है आप उसे नहीं देख पाते, यू गेट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट। तो आप धीरे धीरे जब आपकी जर्नी आगे बढ़ती है, 9 months की जर्नी 3 ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 months इज योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर देन योर फाइनल ट्राइमेस्टर। तब आप एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को समझते हैं, तब आप उस जो टेस्ट ने दिखाया था उन चीजों को अपने अंदर फील करते हैं। तो हमारे लिए सिर्फ टेस्ट का पॉजिटिव आ जाना ही हमारा रिजल्ट नहीं होता है। हम जो अपनी बॉडीली ग्रोथ को, अपनी इमोशनल ग्रोथ को समझने लगते हैं, वो हम उससे अपने आप को रिलेट करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो पीरियड होता है, ये जो 9 month का पीरियड होता है, इसमें आप बहुत अच्छी तरह ये समझ पाते हैं कि नेचर ने हम सबको इक्वल बनाया है, चाहे हमारे पास किसी भी तरह की डिसएडवांटेज क्यों ना हो। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है कि दूसरे वुमेन में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, जो वो फील करते हैं वही आप भी फील कर सकते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो सबसे पहले आपका खुद का माइंडसेट चेंज होता है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, आपको पता चलता है कि आप एक स्पेशल तरीके से भी केपेबल है एंड गॉड हैज गिवन यू दिस ब्यूटिफुल पावर ऑफ क्रिएटिंग अ लाइफ। तो मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। और उसके बाद जब आपका अपना माइंडसेट चेंज होने लगता है, आपके आसपास के लोगों का, आपके फैमिली मेंबर्स का, आपके रिलेटिव्स का, सबका चेंज होने लगता है। आप एक डॉक्टर से मिलते हैं, मेरे केस में मैं कहूँगी कि मैंने डॉक्टर का भी एटीट्यूड चेंज किया टुवर्ड्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। वहाँ पर जितने लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो आपके कांटेक्ट में आते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, वो भी आपको देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। हर चीज आप बोलकर नहीं बता सकते किसी को, बहुत सी चीजें लोग आपको देखकर समझते हैं। तो वो ये जो एक एक्सपीरियंस है, ये जो आप चेंज लाते हैं अपने आप में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास के लोगों में, ये आपको मौका इसी फेज से मिलता है, इसी एक्सपीरियंस से मिलता है। अगर आप काम करते हैं तो आपके ऑफिस में जो आपके कोलीग्स हैं, वहां पर आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं। बिल्कुल, आप ये बहुत खूबसूरती से आप इस बात को बयां कर रही हैं कि किस तरह से हम अपने आसपास के लोगों का भी एटीट्यूड चेंज करते हैं और हमें खुद का किस तरह से ध्यान रखना है, वो कैसी चीजें हैं जिनको हमको, क्योंकि लोगों को, जैसे मधु ने भी कहा था कि लोगों को लगता है कि आप कर पाएंगे, तो ये सवाल उन लोगों के साथ भी होता है जिनके पास कोई डिसेबिलिटी नहीं होती।
लेकिन हर एक सिचुएशन, हर एक चैलेंज हमारे साथ थोड़ा सा डबल हो जाता है, हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है। तो ये आपको कुछ मेजर्स, कुछ अपने जिस तरह से आप अपने आप को संभालते हैं, उन चीजों में कुछ और बेहतरी लानी होती है। जैसे कि मैं कहूंगी कि आप जैसे हमारे मोबिलिटी बेसिक्स हैं, हम सभी ने मोबिलिटी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत अपने स्कूल स्टेज पे की होती है। तो जो हमने सीखा है उसमें कि आप स्टिक का यूज करें, आप अपना एक हाथ आगे रखें ताकि आप किसी चीज से टकराए नहीं। और अभी आपको मैं ये भी मानती हूँ कि हम लोग ये सब चीजें इतना लिटरली करते नहीं है, लेकिन इस पीरियड में आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तीसरा, आप जब भी स्टेयर्स यूज करें, आप ग्रिल का यूज करें अगर अवेलेबल है। फिर जब आप किसी के साथ चल रहे हैं तो जो एल्बो होल्डिंग वाली टेक्निक आपने सीखी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे दोस्त जिनके साथ हमारा बॉडीली जेस्चर्स बहुत ही अच्छा होता है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम कहीं से भी पकड़े उनकी बॉडी हमें सब बताती रहती है कि हमें क्या करना है। तो वैसे लोग आपको हर जगह तो नहीं मिलते, तो आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। सेकेंड थिंग, आपकी शॉपिंग, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि आपका डेवलपमेंट तो एक प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन इसके अलावा आपकी इमोशनल ग्रोथ भी हो रही है। और आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो थॉट्स हैं एवरीडे के, वो आपके बेबी की पर्सनालिटी और हेल्थ को बना रहे हैं। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस दैट कीप्स गोइंग। और हम उसको समझ नहीं सकते जब तक कि वो हमारे सामने नहीं आ जाता है कि हमारा बच्चा किस तरह का है। तो इसलिए आपको अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को अच्छा रखने के लिए, पॉजिटिव फील करने, जैसे मैंने कहा कि आप पॉजिटिविटी का एक आप एक बंडल स्वरूप बन जाते हैं। तो आप शॉपिंग करेंगे अपने लिए, आप कंफर्टेबल ब्राइट कलर ड्रेसेस चूज करेंगे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करें, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, उसके साथ आप शॉपिंग करने जाइए। अपने फॉर्मल्स, इनफॉर्मल्स चूज कीजिए जो आपको कंफर्टेबल फील करा सके। और कलर्स का बहुत महत्व होता है इस पीरियड में, इसलिए मैं इस पर एम्फेसाइज कर रही हूँ। तीसरा है कि आपके फुटवेयर्स, आपको इतने कंफर्टेबल फुटवेयर्स लेने हैं कि एक बार को अगर आप स्लिप भी हो रहे हैं तो आप समझ जाए और आपकी वजह से आप ना गिरे। और ये मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों को पहले से ही इन सब चीजों का बहुत अच्छा होता है, और ये एक्सपीरियंस आपका ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। बट जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड, आपको ये मेजर्स, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अननेसेसरी मिसहैपनिंग को रोक सकते हैं और हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। एक्सीलेंट, थैंक यू सविता फॉर दोज वंडरफुल टिप्स। ये सब एक एक मॉम के लिए बहुत जरूरी होंगे। मेरे को वो सारी मोबिलिटी की क्लासेस याद आ गई, आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, अपर क्रॉस टेक्निक, लोअर क्रॉस टेक्निक। यस, ब्रिज मैम, एब्सोल्युटली, वो सब बहुत जरूरी है इस वक्त। थैंक यू सो मच। और मुझे वो अपनी मटर्निटी वेयर याद आ गए जो हमने खरीदे थे डब्ल्यू से उस टाइम पे। आई एम श्योर बाकी मॉम्स का। तो एक बहुत खूबसूरत बात जो आपने की जान सकते जब तक हम उसे छुए नहीं। एक जब 9th मंथ के बाद फाइनली जब बेबी आता है तो माँ के साथ बेबी का जब आई कांटेक्ट एक तरह से होता है तो उसे एक फीलिंग आती है कि हाँ ये मेरा बच्चा है। लेकिन हम लोगों को तो फील करना है, हमको तो उसको टच करना है। तो जब मुझे याद है कि जब बचपन में जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ और मैं बहुत एक्साइटेड थी, या फिर जब ध्रुव भी आया तब भी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि उसको छू कर देखना है। फाइनली जब वो मेरे पास आया तो मेरे को याद था कि मुझे बोला जा रहा था ध्यान से उसकी आंख में लग जाएगी, जरा रुक के, जरा ध्यान से। तो मैं इस अब जो है जानना चाहूंगी अपनी हमारी नेक्स्ट जो स्पेशल मॉम है स्वाति, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हमें तहकीकात बरतने चाहिए व्हाइल होल्डिंग द बेबी और फीडिंग द बेबी। बहुत डेलिकेट है ये फेज हमारे लिए, तो बेबी को कैसे पकड़े, उसको फीड करें, और बहुत से ऐसे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स ऑफ बेबी केयर हैं जिनके बारे में शायद आप हमको बता पाएंगी। तो ओवर टू यू नाउ स्वाति।
Thank you, Monica Di, and thank you, audience, for being here. जब अभी आप स्टार्टिंग से सुनते आ रहे थे कि पहले तो अपने अपने मन के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उनको कैसे क्लियर करना है, फिर व्हाट ऑल प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक व्हाइल यू आर एक्सपेक्टिंग. अब जब बेबी आपके हैंड में होता है तो बीइंग अ मदर, इससे ज्यादा बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती है. एंड द बेबी इज सो डेलिकेट एंड सो लिटिल कि आपको उसको छूने में ही स्टार्टिंग में डर लगता है. बट इट इज नॉट इन द केस ऑफ ऑल विजुअली इम्पेयर्ड. ये हर उस मदर के साथ होता है जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही होती है. तो होल्डिंग अ चाइल्ड के बारे में हम दो तरीके होते हैं बेबी को होल्ड करने का. पहला तरीका है कि आप अपनी हथेली पर उसका जो आप उसके सिर के नीचे हाथ रखना है. सिर के नीचे नहीं, बेसिकली आपका जो हाफ हथेली का पोर्शन है वो आपके उसके शोल्डर, नेक शोल्डर एरिया में आएगा, और जो आपका हाफ टॉप एरिया है हथेली का वो उसके सिर पे आएगा. आप जो जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है वो उसको कम से कम 4 मंथ्स लगते हैं अपने नेक को सपोर्ट करने में. वो अपना सिर खुद से नहीं उठा सकता है, इसके लिए उसको 4 मंथ्स का टाइम लगता है. सबसे पहले वो अपने आई को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो उस अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना सीखता है. तो आई जो है वो उसके कंट्रोल में 2 मंथ्स में आ जाती है, 2.5 मंथ्स में, और नेक का जो है उसको 4 मंथ्स लगता है. तो तब तक हम लोगों को उसके नेक पोर्शन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी से या इजी से उसमें झटका आ सकता है अगर हम उसको केयरफुली हैंडल नहीं करते हैं. तो एक फर्स्ट तरीका ये है कि हम अपने पाम को उसके हाफ नेक और उसके हाफ हेड को कवर करते हैं नीचे से, और जो अपना दूसरा हैंड है वो उसके बम पे और उसके वेस्ट पे सपोर्ट देते हैं. So this is the one way of holding the baby. The another way of holding the baby is on your elbows. जब कभी भी आप अपने एल्बो को ऐसे हाफ फोल्ड करते हैं अपने चेस्ट के आगे, तो इट मेक्स अ वी शेप और एल शेप. तो उस एल शेप में के जो पॉइंट जहाँ पे वो फोल्ड हो रहा है वहां पे आप नेक को और उसके सिर को सपोर्ट दे सकते हैं, एंड आपका जो दूसरा हाथ है वो वैसे ही उसके बमीज और वेस्ट पे रहेगा. और वैसे पोजीशन में आप अगर उसको अपने चेस्ट से लगाते हैं या अपने टमी से लगाते हैं तो ही फील द बेबी फील द वार्मथ, और वो काफी देर तक मतलब सोता है या ही रिमेन्स क्वाइट. इसमें अगर हम बेबी के और हेल्थ की बात करें तो जो इनिशियल 6 मंथ्स होते हैं उसमें बच्चा जितना ज्यादा सोए, कहते हैं वो बेबी को उतना ग्रो करने में हेल्प करता है. और अब बात आती है ब्रेस्ट फीडिंग की. तो ब्रेस्ट फीडिंग में एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक तो हमेशा बैठकर, मतलब आलती पालती मारकर, और फिर बेबी को अपने लैप में लेकर तब आप उसको फीड कराएं. सोए पोजीशन में ये थोड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है, तो बेटर है कि आप उस चीज को अवॉइड करें. आई विल टेल यू द रीजन व्हाई लेटर ऑन इन माय डिस्कशन. तो बेबी को जैसे आप जब उसको अपने ब्रेस्ट से या निप्पल से उसका मुंह लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि उसका ना नोज आपका ब्रेस्ट उसका नोज कवर नहीं कर रहा है, अदरवाइज उसकी सांस रुक सकती है या फिर उसको कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो वैसे केस में आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है. और जो कि उसका नेक डेलिकेट है तो यू ऑलवेज कीप योर हैंड अंडरनेथ. और ब्रेस्ट फीडिंग में एक बात और आती है कि ये स्पेशली मदर्स के लिए है कि अगर मदर जो है वो हमेशा, जैसे आप जब भी फीडिंग करा रहे हैं 2 आवर्स, ऐसे तो मतलब कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 घंटे में बेबी को भूख लग जाता है, तो हमेशा वो 2 आवर्स का ड्यूरेशन आपको मैनेज करना है. तो
उसमें आपको हमेशा अपने अल्टरनेट ब्रेस्ट से फीड कराना है। अदरवाइज मदर्स को उससे प्रॉब्लम होती है। अगर वो कंटिन्यूसली एक ही साइड से या एक ही ब्रेस्ट से फीड करा रही हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स कैसी होंगी? जिससे उनको पेन होगा या वो गांठें पड़ने की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो टू अवॉइड सच रिस्क इट इज मैंडेटरी कि वो हमेशा अल्टरनेट ब्रेस्ट से फीड कराएं। और जब आप फीड करा रहे हो तो यू यूज कॉटन बॉल्स, और वो आप उनके ईयर्स को कवर कर सकते हैं, ईयर्स होल्स को। मेक श्योर कि आपका जो मिल्क है वो उसके ईयर्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके ईयर्स में जाएगा तो वो उसको पेन करता है, और दैट कैन लीड टू वो पस भी हो सकता है, जिससे उसके ईयरडम्स डिसॉल्व हो सकते हैं। तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए मेक श्योर कि आप कोई कॉटन उसके कान में डाल दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप पूरी कोशिश कर रहे हो बट स्टिल बेबी की अगर मुंह में बहुत ज्यादा मिल्क है तो वो मुंह से निकलेगा तो वो ऑटोमेटिकली बह के उसके कान की तरफ ही जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए यूज कॉटन, और जब आपका फीडिंग कंप्लीट हो जाए तो आप वो कॉटन निकाल सकते हैं। फीडिंग के बाद अब आता है बेबी केयर। बेबी केयर में सबसे पहला जो है टॉपिक, हम पॉइंट जो हम लेना चाहेंगे वो है बॉडी मसाज ऑफ द बेबी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बेबी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स वो हमेशा मतलब ज्यादातर बेड पे ही लेटा रहता है, या रहेगा तो किसी के गोद में ही रहेगा एक ही पोजीशन पे। तो उससे ना उसकी बॉडी बहुत पेन होती है। तो उस चीज को ऐसे भी कहते हैं कि ऑयल से जो बोन्स हैं होती हैं। ट्वाइस अ डे ये मसाज जो है, एक नहाने से पहले और एक रात में सोने से पहले, ये 2 टाइम आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने कंफर्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। और ऑयल मसाज में इट इज गुड कि अगर आप मस्टर्ड ऑयल से करें या नहीं तो फिर ऑलिव ऑयल से करें। एंड जब भी आप मसाज करो बच्चे को, जो 6 मंथ से पहले का जो बेबी होता है, 4 मंथ से पहले का जो बेबी होता है, जो अपनी नेक को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वैसे केस में व्हाट यू हैव टू डू इज कि जब आप फ्रंट पार्ट पे मसाज कर रहे हो देन तो आप पिलो पे उसका सिर रखकर उसकी बॉडी का मसाज कर सकते हो। बट जब आप बैक पे कर रहे हो तो यू विल हैव टू होल्ड द बेबी इन सच अ पोजिशन कि उसका सिर जो है नीचे बेड पे ना लगे या उसका नोज ना दबे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वन टेक्निक जो आई यूज टू यूज वॉज कि हम अपने पैर पे उसको उल्टा लेटा देते थे और उसका सिर जो था हम अपने अपने थाइस के बाहर कर देते थे, और फिर उसका बैक पोर्शन पे हम ऑयल मसाज करते थे। सो दिस वाज वन। और एक नेक्स्ट पॉइंट है बेथिंग। तो बेथिंग के भी 2 तरीके हैं। छोटे छोटे बेबी टब्स आते हैं बहुत क्यूट से, और कलरफुल भी आते हैं। बेबी उनको कलरफुल टब्स को देखकर सीरियसली बहुत खुश होते हैं। तो आप टब में पानी भर लो, पूरा नहीं भरना, हाफ मिडिल, हाफ या हाफ से थोड़ा सा ऊपर, और आपको उसके नेक को और सिर को ऊपर ही रखना है हाथ में अपने, अदरवाइज वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो आपको ऊपर रख के फिर आप हाथ से या मग से पानी ले लेके उसके हर बॉडी पार्ट्स पे डाल डाल के आप उसको नहला सकते हैं। सेकेंड मेथड है आजकल बाथ चेयर आता है। वो छोटा सा होता है, इजी चेयर। उसमें नेट का कवर होता है। आप उस पे बेबी को लिटा दो और फिर आप आराम से उसको नहला सकते हो। बट मेक श्योर कि आपको उसके नेक को हैंडल उस समय भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इधर उधर डोलता रहेगा। Wonderful. Thank you, Swati, for those excellent picturesque explanations. बिल्कुल मेरी आंखों के सामने बिल्कुल घूम रहा था कि हाँ ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो आई एम श्योर बहुत सब मॉम्स को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम रुकेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अब तक अगर हमने जितना सुना है उसके बेसिस पे किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और मधु, आप क्वेश्चंस मॉनिटर कर रही हैं, आप बता देंगी कि किससे क्या क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो प्लीज आप तो आप अपना हैंड रेज कीजिए अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे अभी तक। अभी और पिक्चर अभी बाकी है।
हाँ बहुत से एस्पेक्ट्स में हमने अभी बात करनी है, पर अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या एक क्विक थॉट शेयर करना है, उसके लिए हम पॉज कर रहे हैं। ओके ओके, या चैट पे भी अपना कुछ क्वेश्चन डाल सकते हो अगर आपको अभी बोलना नहीं है तो। और क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब तक चैट में आ जाएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके ग्रेट। तो फिर हम अपनी पहली सुपर मॉम को इनवाइट करते हैं। ब्रिज मैम, आपसे एक्सपर्ट थॉट्स जानना चाहेंगे इस वक्त। हेलो, थैंक यू मोनिका। मुझे बहुत सुनकर वापस, जैसे मोनिका कह रही है कि हम वापस अपने पुराने समय में लौट जाते हैं कि मेरा टाइम, मेरे बच्चे, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मुझे वापस वो बचपन अपना याद आया कि उनको लेना, उनको संभालना। पर अभी मैंने स्वाति को सुना, मधु को सुना और उनको सुना था, सविता को। बहुत कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था। वो एक एक पहलू को इतनी खूबसूरती से बताती जा रही थी, कैसे बेबी को पकड़ना है, कैसे सब। वहां पे मैं 1-2 चीज ऐड करूंगी। जब वो फीडिंग की बात आ रही है और स्वाति ने बड़ा अच्छा बोला कि नाक याद रखना, जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो नाक, सांस अगर बच्चे की बंद होती है तो कई बार मदर ना रात को सोते सोते आलस आता है और सोते सोते उसको फीडिंग कराती है। अगर वो सोते में फीडिंग करा रही होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि मदर को नींद आ गई और बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में बैठ के फीडिंग कराना, और हमेशा ये 2 फिंगर्स जो देख रहे हो आप, मैं आपको ये 2 फिंगर्स दिखा रही हूँ। निप्पल हमेशा इस 2 फिंगर के बीच में रखना है, ताकि जब बच्चा फीडिंग करेगा तो आपकी ब्रेस्ट के पास से वो आराम से फीड कर पाए। कौन सी 2 फिंगर्स हैं मैम ये आप जो दिखा रही हैं? इंडेक्स फिंगर और सेकंड रिंग फिंगर को रखा है, मिडिल फिंगर, ठीक है, और उसके बीच में निप्पल को सेट करना है। तो अंगूठे के पास वाली उंगली और उसके पास वाली उंगली, हाँ, ठीक है। इंडेक्स फिंगर और मेरा मिडिल फिंगर को मैंने रखा, उसके बीच में आपको निप्पल रखना है, ताकि मदर जब ब्रेस्ट को अंदर प्रेस करके फीडिंग कराएगी तो बच्चा इजीली लेगा। एक और चीज ऐड करूंगी जो हमने भी सीखा है कि जब बच्चा फीड ले रहा होता है तो वो बहुत जोर से जब सक करता है तो थक जाता है, राइट। तो और इधर मैं और ऐड करूंगी अपने उसके एक्सपीरियंस को कि जब वो थक जाता है तो ये जो आईज के साइड में जो मसल्स है ना, इसको थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हल्का हम मसाज करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी फिंगर से दिखा रही हूँ कि राइट में हम कैसे कैसे उसको मसाज करें, ताकि देखना बच्चा फीड कर लेते लेते थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर शुरू करता है तो वो थकता है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा मसाज दी जाती है। मुझे याद आ रहा है कि कैसे ध्रुव को मुझे हिलाना पड़ता था जब वो सो जाता था। और बेदिंग के टाइम पर बहुत केयरफुल रहना है कि जब भी बच्चे को नहलाना है, ये मालूम होना चाहिए कि उसको पैर से पानी शुरू करना है डालना, सिर से एकदम नहीं डालते हैं, ताकि बच्चे को एकदम छटपटाहट ना हो। हाँ, तो पैर से धीरे धीरे बॉडी गीली करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर आते हैं और फिर इस तरह हेड की तरफ लाते हैं। जब भी हम सर में भी पानी डालते हैं तो तुरंत उसका सर इस तरह पोंछना है कि उसका पानी नीचे को झट जाए, आंख में और कान में बच्चे को इफेक्ट ना करे, क्योंकि वो फिर उसको एकदम से इरिटेशन होती है, फिर कोऑपरेशन नहीं मिलता मदर्स को। तो वहां पे थोड़ा सा कामली, क्योंकि वो जो टब बोला था ना कि ब्यूटीफुल कलर का टब हो जिसके अंदर आप बच्चे को बैठा के नहला रहे हो, उसका मजा बहुत खूबसूरत होता है। ये एक बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि बेबी होना चाहिए, मजा आता है उसकी जिंदगी को जीना, उसको पालना, उसको पोसना, उसकी हर हरकत को फील करना और उसकी जिद को और उसकी चाहत को पूरा करना, कौन सी करनी कौन सी नहीं करनी, ये सब हमें इस दौरान पता लगती है। तो सेम थिंग, जो मेरा और जो आपका और जो आपका और मेरा, सो मैंने भी वो सब किया जो आपने किया। गलती करने मोनिका दी, एक और पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे। मैम आप भी इसमें अपना इनपुट्स दीजिएगा। जो गर्ल बेबी होती हैं उनका जो यूरिनल ट्रैक होता है उसको उसकी क्लीनलीनेस इम्पोर्टेंट होती है। तो मेक श्योर कि आप जब उसको नहला रहे हो, अगर वो बेबी गर्ल है तो आप उसका वो एरिया भी क्लीन करते हो, क्योंकि वहां पे डर्ट ज्यादा जमा होता है। बिल्कुल सही।
स्वाति बिल्कुल सही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली वैसे बॉयज को भी होती है, लेकिन गर्ल्स के साथ थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए बहुत केयर करना पड़ता है। बहुत सारे लोग पाउडर वगैरह यूज करते हैं, अभी बिल्कुल पाउडर यूज नहीं करना है। होम रेमेडीज ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, वाटर का यूज करना ज्यादा से ज्यादा। और स्वाति ने अच्छा ऐड किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गर्ल्स होती हैं उनको इसी तरह यूरिनल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। डायपर्स पहनती हैं, बहुत लंबा लंबा टाइम तक रहता है, तो हमें डायपर्स भी कोशिश करना है कि वो ट्रेनिंग दी जाए कि उनको डायपर्स के यूज कम से कम हो और एक नॉर्मल रूटीन में बच्चे आते जाएं। एंड बीइंग अ मदर, आप वहाँ पे सिर्फ पानी से ही वॉश कीजिए, डोंट यूज सोप या कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि वो और ज्यादा इचिंग करती हैं उनको, बेबीज को। एक बहुत जरूरी टिप मोनिका था दी, और इसमें हाँ। काफी चीजें इग्नोर हो जाती हैं, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज गोल्डन I टिप्स। wish मधु, to क्या कोई add क्वेश्चन something है? if you would allow me. श्योर श्योर प्लीज। आपने जब फीड कर दिया बच्चे को, उसके बाद अपने कंधे से लगा के उसे डकार भी दिलानी जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं तो कई बार गड़बड़ हो जाती है, और इससे आपको बिल्कुल। पता भी लगता है कि बच्चे का पेट भर गया है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। थैंक यू, ये एक ना भूलने लायक टिप था और इसे ऐड कर दिया आपने। मधु, क्या कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक? और नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस किरण का एक सवाल था, वो हमसे जानना चाह रही थी कि क्या हमारे बच्चे देख सकते हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो मैंने चैट पे आंसर कर दिया है। ओके ग्रेट हाँ, ग्रेट वंडरफुल। तो फिर हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, आप कुछ कह रही थी मधु? मैं सिर्फ यही कह रही थी कि और इस सब के ये सब करते हुए ख्याल रखना है हमें। आई थिंक ये भी एक चीज बहुत जरूरी है कि हम क्योंकि हमारी विजुअल डिसेबिलिटी है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम ये क्या खुद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें जो स्वाति ने डिस्क्राइब की, हमें ये कोशिश करनी है कि हम इंडिपेंडेंट होकर ये सब कुछ करें, चाहे वो डायपर चेंज करना है, चाहे वो मालिश करना है, चाहे वो कुछ है। क्योंकि अगर हम किसी पे डिपेंड होकर करेंगे और किसी के ऊपर हम डिपेंड होकर डिसीजन लेंगे कि हमने बच्चा लाना है और लेकर आएंगे और उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे, तो हम, जो मैंने मिथ्स की बात की थी, हम उन्हीं मिथ को फ्यूल करेंगे और बढ़ावा देंगे। तो इंडिपेंडेंटली हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग गिविंग मेडिसिन, जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो दीदी, हाउ डिड यू मैनेज? आई मीन हाँ, इसमें थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। मेडिसिन देना एक चैलेंज था, एक काफी बड़ा चैलेंज था मुझे। इसके लिए मेरी फैमिली थैंकफुली बहुत एम्पावरमेंट, एनकरेजमेंट पे बिलीव करती है। तो उन्होंने एक टिप निकाला कि एक सिरिंज जो होती है, प्लास्टिक की सिरिंज, उसमें हर 0.25 मिलीलीटर के गैप पे एक छोटा कट लगा दिया एक सिरिंज में। तो 0.25 ml के गैप पे एक कट, फिर 5 ml के गैप पे एक कट, फिर 0.75 ml के गैप पे कट, ऐसे ऐसे करके पूरी सिरिंज में कट्स लगा दिए। और उसमें हम ये कर सकते हैं कि कोई बॉटल, जो दवाई की अगर एक बड़ी बॉटल है, तो उससे हम किसी छोटी बॉटल में दवाई पलट के उसमें हम उस सिरिंज को डाल के भर लें, और उसके बाद उस, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 2.5 ml मेडिसिन देनी है, तो सिरिंज को नीचे लाते लाते मैं सिर्फ उसे 2.5 ml पे रोक दूंगी, उस कट पे रोक दूंगी जहां पर 2.5 इंडिकेट कर रहा है, और उसके बाद उसे निकाल कर मैं उस सिरिंज से बड़े आराम से बेबी के मुंह में दवाई डाल सकती हूँ। तो इससे लाइफ बहुत इजी हो गई थी। ये था कि बड़ी बॉटल से उसको निकालना थोड़ा मुश्किल था, तो उसे छोटी बॉटल में हम पलट कर अपना काम जो है वो आसान कर सकते थे। तो एक बहुत कारगर टिप है और हम इसका जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो 4-4 घंटे में देनी है, 6-6 घंटे में देनी है, और हमारे पास हमेशा नहीं है कि कोई हेल्प ही रहेगी। हो तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, व्हाई नॉट। लेकिन अगर नहीं है तो हम इंडिपेंडेंटली भी उसको आराम से दे सकते हैं, और उससे जो फीलिंग हमारी कनेक्शन की आती है मदरहुड की, वो अलग ही होती है जब हम अपना खुद काम कर पाते हैं अपने बच्चे का। तो इसी से हम अगले टॉपिक पे आते हैं, जो कि जुड़ा हुआ है इसी टॉपिक से, हमारा वैक्सीनेशन का टॉपिक। तो गीतांजलि, मैं आपके पास आ रही हूँ कि अब आप बताएं कि आप कैसे, अब जब बेबी आ गया, हमने उसकी केयर करना सीख ली, अब हमें उसको कुछ चीजें हैं जो पीरियोडिकली मैनेज करनी है, जैसे वैक्सीन है, उनका ध्यान कैसे रखना है। कभी अगर बच्चे को पेट दर्द हो गई अचानक, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है। यदि वो गिर जाता है, अगर उसे कोई चोट लगती है, तो हम क्या ऐसी चीजें हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। आप इस पे अगर थोड़ा सा कुछ बोलेंगे गीतांजलि। सोनाली, आई एम सॉरी Sonali, Monica. this was for you. Sonali, I'm sorry. So,
Am I audible now? Yes, Sonali, you are. ठीक है, तो as far as vaccinations are concerned, मतलब usually काफी लोग चार्ट्स, जो साइटेड लोग होते हैं वो एक चार्ट्स उनका बना के मिलता है जो वो यूज करते हैं, वो फॉलो करते हैं. बट इन आवर केस हम लोग क्या कर सकते हैं, आजकल तो विद टेक्नोलॉजी चीजें बहुत इजी हो गई हैं. लाइक अगर काफी आप पीडियाट्रिशियंस के पास जाओ तो उनके पास तो वो आपको अपना उस पर रजिस्टर कर लेते हैं और सब कुछ आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आता है, आपके प्रिस्क्रिप्शंस और आपका कब वैक्सीनेशन का नेक्स्ट डेट कब है उससे 2 दिन पहले ही रिमाइंडर आ जाता है कि अच्छा ठीक है योर वैक्सीनेशन इज ड्यू ऑन सो एंड सो डेट. अगर इस तरह का प्रोविजन नहीं भी है तो फिर हो सकता है कि आप अगर एक वैक्सीनेशन के लिए गए हैं, उसके पास आज गए हैं, तो आप उसी टाइम पे उससे पूछ सकते हैं देन एंड देयर कि हमारा नेक्स्ट कब ड्यू है, एंड यू कैन सेट अ रिमाइंडर इन योर मोबाइल. और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है देन वन मोर थिंग इज कि आप एक एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं. कोई फोन ज्यादा यूज करता है, कोई लैपटॉप ज्यादा यूज करता है, उस तरह से तो लैपटॉप में आप एक एक्सेल में मेंटेन कर लें. वीकली बेसिस पे यू कैन जस्ट रिव्यू इट एंड सी अच्छा इस हफ्ते में या अगले आने वाले 10 दिन में तो कुछ ड्यू नहीं है, और इस तरह से यू कैन एक्चुअली कीप अ ट्रैक के मतलब अब वैक्सीनेशन वगैरह बहुत अच्छे से हो सकता है. और ऐसा नहीं होता कि जो डेट मेंशन्ड है उसी पे, मतलब इट्स लाइक जैसे मुझे एक एप्रीहेंशन था कि एक दिन मेरा 1-2 दिन डिले हो गया, फिर मुझे लगा अरे अब तो यू नो आई वाज क्वाइट स्कैर्ड, बट देन ऐसा नहीं होता. 2-3 दिन ऊपर नीचे चल जाता है. एंड ऑल्सो हम बहुत इजीली ट्रैक रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट. एक रिलीफ है मॉम्स के लिए डेफिनेटली कि 1-2 दिन अगर आगे पीछे हो जाए तो फिर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. और अगर आप कैसे जानती हैं कि बेबी को अभी पेट दर्द हो रहा है या उसे कोई और प्रॉब्लम है, इस चीज का कैसे इंडिकेशन मिलता है आपको? आप क्या गाइडेंस देंगे हमारी मॉम्स के लिए? एक्चुअली इनिशियली तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है जब तक बच्चा थोड़ा सा एक्सप्रेसिव नहीं हो जाता, लाइक लेस देन अ ईयर ओल्ड वैल्यूज पे. तो मतलब जैसे अगर स्टमक को आप वो करके देखें कि हाँ हार्ड हो रहा है कहीं पे या क्या हो रहा है, ऐसा हो भी जाता है. इट्स नॉट ओनली फॉर पर्सन्स विद ब्लाइंडनेस, राइट, इट्स फॉर एनीवन कि हम नहीं डिसाइफर कर पाते. बच्चा बहुत छोटा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा और हमारे पास अल्टीमेट सोल्यूशन यही रह जाता है कि अरे बच्चा बहुत रो रहा है, इसको डॉक्टर के पास लेके चलो. एंड वी फील कि हाँ ही विल हैव आंसर्स टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स. और कभी कभी ऐसा भी, मतलब जैसे मेरे साथ ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि द चाइल्ड वाज क्राइंग की ऐसे ही, और मतलब सबने घर वालों ने भी बोला कि नहीं इसको जरूर कुछ प्रॉब्लम है. I mean, even the sighted family members, तो इसको लेके जाओ डॉक्टर के पास, and doctor said नहीं, there's nothing, मतलब your child is generally crying. Right. होता है ऐसा भी, आई एम श्योर. और ऑफ कोर्स अगर हाँ जी I would like to add something. Sure, please. क्या होता है कि बच्चे के पास एक ही तरीका होता है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, हाँ, रोना. तो उसे भूख लगेगी तो भी रोएगा, उसे अच्छा लग रहा है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करना चाहता है तो भी रोएगा. हाँ, इट्स नॉट ऑलवेज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, द बेबी इज क्राइंग. तो हम क्या करते हैं कि सब घर में तो यही कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को लगता है शायद हम ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे चीजों को. बट वी हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव कि हम कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं. और फिर आपकी 2-3 चीजें होती है जो आप ट्राई कर लेते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ वर्क कर देता है. जैसे आपने थोड़ा सा बेबी के हाथ पैर को मूव कर दिया, थोड़ा मसाज कर दिया हाथ से चलते फिरते, तो उससे उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है और बेबी काम डाउन हो जाता है. राइट. और मोनिका दी, सॉरी, एक और पॉइंट हम ऐड करना चाहते हैं. अगर बेबी के पेट में दर्द है ना, तो आप नोटिस कीजिएगा वो अपने दोनों पैरों को रब करके रोएगा. देन यू अंडरस्टैंड कि उसके पेट में दर्द है. अगर उसके कान में दर्द होगा ना, तो वो अपने हाथों को ना कान के पास ऐसे वो हिला हिला के रोएगा. मतलब यू विल गेट टू नो, वो इंडिकेशन खुद ही देता है कि उसको पेन कहाँ हो रहा है. और स्टमक एक के लिए अगर वो गैस्ट्रिक का है, ये मेरी जो मदर इन लॉ है ये बहुत करती थी मेरी डॉटर के साथ. कभी मान लीजिए हम कुछ ऐसा खा लिए जो मतलब गैस्ट्रिक है मेरे लिए भी या उसके लिए भी, तो शी यूज्ड टू यूज दैट हींग वाटर. नेवल पे आसपास वो हींग वाटर लगा देती थी, उससे उसको काफी रिलीफ होता था.
तो बच्चे खुद इंडिकेशन देते हैं और हम भी कई बार एज अ मॉम हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाती हैं इजीली, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे की पॉटी कैसी है, उससे हमें काफी हद तक इंडिकेशन मिल जाती है कि थिंग्स आर नॉट ओके मे बी। तो और जैसे आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया, एंड इट्स वेरी इजी टिप फॉर मॉम्स कि हम बच्चे से इंडिकेशन लेके बहुत आराम से समझ सकते हैं धीरे धीरे। तो अब हम घर के अंदर तो हमने बच्चे को मैनेज कर लिया, हम समझ गए, बहुत कुछ चीजें हम समझते समझते कर ली हमने, लेकिन अब हम घर से बाहर जा रहे हैं, तो चाहे हम मॉल जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं या कहीं किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो अब हमारा बच्चा छोटा है और या शायद थोड़ा बड़ा भी हो गया है, तो वो चलने लगा है, तो हम कैसे एज अ पेरेंट हम कैसे उसको डील करें, कैसे उसके साथ हम उसका ध्यान रखें। तो गीतांजलि, इफ यू कुड हेल्प अस with this question, with this understanding from your experience कि क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे। हाय मोनिका, जब हम लोग बाहर जाते हैं मॉल्स, रेस्टोरेंट, मार्केट, तो एयरपोर्ट, इस तरह की जगह पे हम कोशिश रहती है पहले कि हम उसको बेबी को लैप में रखें, बट बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और थोड़ा मर्जी से भागना दौड़ना चाहते हैं, तो हम उसको कन्विंस करते हैं कि हाथ पकड़ कर चलो हमारा। और जब सपोज हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो जब तक फूड नहीं आता है तब तक हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको एंगेज रखें। देखो लाइट्स कितने सुंदर हैं, देखो एंट्रेंस डोर पे आप रैंप पर से चलकर आए थे ना, कितनी सारी स्टेप्स थी ना, इस तरह से एंगेज रखते हैं ताकि वो बिजी रहे और इधर उधर भागने ना लगे। इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स या फिर फिंगर से प्ले करना जो उसे एंगेज रखे और इधर उधर शरारती ना करने दे। इनसिक्योरिटीज तो इनफैक्ट रेस्टोरेंट और मॉल्स के अलावा घर पर भी होती हैं, उसके लिए भी ऑब्वियसली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तो हम उसके लिए भी वेज आउट ढूंढ लेते हैं। जैसे सपोज मैं कुछ काम कर रही हूँ और मेरे को है कि वो कुछ और शरारत ना करे, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको जैसे मेरे पास एक कटोरी में चने और मुरमुरे मिक्स करके दे दिया, वो बैठ के बोला कि तुम उसको अलग अलग करो, चाहे वो गिराए या खाए, एटलीस्ट वो उतनी देर बिजी रहेगी और कुछ और डिस्ट्रक्टिव शरारत नहीं करेगी। ये बहुत और अच्छा है। कभी कभी उसको बाथरूम में नहीं बट बाथरूम के बाहर अपने आसपास भी बाथ टब में बिठा दिया, खेलती भी रहेगी, शरारतें भी करती रहेगी, कुछ और नहीं करेगी जो नहीं करना है। इस तरह की चीजें हम लोग को ढूंढ लेनी होती है। तो बेसिकली उसको एंगेज रखें, किसी ना किसी तरह से उसे कुछ ऐसा काम करने को दें कि जिससे कि वो डिस्ट्रैक्टेड ना रहे कहीं और जाने के लिए। Absolutely. Just a quick हाँ, one. So yes. some of our participants are saying if we can talk in English. So just translating sure. what Gitanjali said. Just keep the child engaged, and when the child is engaged, you can play games, you can use different tricks, maybe put the child in a small tub, give things to play, give exercises related to sorting, and that can help keep the child engaged, and you can do your work. And I remember, Madhu, you were telling us the other day about what kids do, what parents do abroad. They carry their kids. I don't know. I'm not sure what you were telling us about how kids are taken care abroad when moms. I mean, the kids are behind the moms when they are together. So what was that? Yeah. So literally, abroad there is this Gaining practice the that kid. they treat literally like a kangaroo baby. वो थैली में डाल के अपने साथ pouch में डाल के, और tie the child with you with like a belt. So there are buckle belts that we get in the market. You can use that belt and strap the child with whatever you have. Maybe it could be anything. But honestly speaking, I bought one as well. I could not get myself to using it. Indian kids would just not come around to that. ना कहाँ से chain करना Indian kids को, chaining them is absolutely impossible. बात करते हैं ड्रेसेस की, वो घर में कैसी ड्रेस पहनेगा, बाहर कैसी ड्रेस पहनेगा। अब ये डिसीजन हम कैसे लें, क्योंकि अब हम मतलब एज अ मॉम हम अपनी कबर्ड को भी याद रखें और अपनी बेबी की कबर्ड को भी याद रखें। क्या आप में से कौन सी मॉम उसको उस एस्पेक्ट को टच अपॉन करना चाहेगी? I think I can take it up. Sure. So dressing up में ये होता है कि initially जब like I remember I have a daughter who is now about to turn 4.
Yeah. But when I became a mother, it was a very overwhelming experience कि अरे as you said, you know, कि अपना तो फिर भी हम इतने सालों से coordinate कर रहे हैं and हम एक system है तो चलो ठीक है चल रहा है, but अब एक और का कैसे करो, कैसे याद रखो. एंड ऑल्सो एक आई डोंट थिंक सो इफ आई कैन कॉल इट अ कॉम्प्लेक्स, वो भी होता है कि अगर हमने अच्छे से कलर कॉम्बिनेशंस कोऑर्डिनेट करके नहीं पहनाया तो लोग यही सोचेंगे कि देखो यू नो शी कांट सी, और वो अपने इसलिए अपने अच्छे से अपने बच्चे को तैयार भी नहीं कर पाती है. जो इस तरह का थॉट रहता है. बट देन आई रियलाइज कि से आई हैव अ गर्ल चाइल्ड, तो जिस तरह मेरे कपड़ों में लाइक पैटर्न्स हैं, वैसे डिजाइन अलग अलग होते हैं, वैसी उसके कपड़ों में भी लाइक डिफरेंट लाइक बीड्स का डिजाइन है या एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन है, और आप उसी तरह से उनको सॉर्ट करके रख सकते हैं. और अगर कहीं कहीं कुछ कुछ सिमिलर लगता भी है, सपोज समटाइम्स इतने क्लियरली इट्स इन प्रिंट और क्लियरली लेजिबल नहीं है, तो लाइक यू गेट प्लास्टिक हैंगर्स विद द क्लोथ्स, तो आप उसी पे ही उनको हैंग करके रखो, या यू नो यू गेट दोज क्लॉथ बैग जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो छोटे, आप उसमें रखो. उस हिसाब से उनको सॉर्ट ही हमें वैसे करके रखना होता है. एंड इट जस्ट टेक्स अ लिटिल लाइक थोड़े सा टाइम लगता है, एंड हम लोग हर चीज का सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं और उसकी भी आदत हो जाती है. देन लाइक एक लड़कियों के साथ एक हेयर होता है, एक एस्पेक्ट लाइक आई थिंक फ्यू मंथ्स बैक माय डॉटर सेड कि नहीं मुझे तो अपने हेयर ग्रो करने, मेरे क्लास में सब लड़कियां मैक्सिमम 2 पोनीटेल्स करके आती है. Before that I was getting her hair cut short ताकि कुछ you know ज्यादा करना ना पड़े honestly. Right, it's easy to Because manage. I'm a working person और कहाँ इतना टाइम होता है. But then वो अपने आप में एक और चैलेंज लगा मुझे थोड़े दिन कि अब उसकी सिमेट्रिकल पोनीटेल्स कैसे बनाओ, प्लस आप फिर उनके क्लिप्स, रबर बैंड सब छोटे छोटे पाउचेस में सॉर्ट करके रखना शुरू किया. तो ग्रेजुअली you do get used to that thing also. Plus जैसे अगर मतलब probably I won't have a lot of experience in the case of boys, and the panelists who have sons can add on to it. But जो मुझे एक चीज लगती है कि लड़कों के केस में भी there are different designs, एक कॉलर वाला टी शर्ट है या कुछ जिप है या कुछ है, तो आप उस तरह से सॉर्ट कर सकते हो. और दूसरा है कि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहो, like there's this device, some of you may have heard about it, sonic labeler करके होता है. It comes with both washable and non-washable labels which are reusable. Right. तो जो washable वाले labels हैं, आप उनको जैसे आप label को एक बार पेन के पास लाके बटन दबा आप कोई भी मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हो कि से अ ब्लू शर्ट या कुछ भी, और आप उस लेबल को उनकी अंडर साइड ऑफ द कॉलर और वेरेवर आप उसको स्टिक कर सकते हो. और जब भी नेक्स्ट टाइम आप उस पेन को उसके लेबल के पास लाओगे तो इट विल रीड आउट व्हाटएवर यू हैव रिकॉर्डेड द लेबल. I think this can be one option. Yes, indeed. Yes, I have bought it and I have used it also, and Okay. it comes really handy. Thanks for that. I think with girls it is, you know, more of a, I should say it's easier probably with boys a little bit. What would you say, Madhu? It's easier, and at the same hand, on the other hand, it's very difficult as well, because sometimes boys can get really fussy and say, no, I don't want to wear this, I don't want to wear that, no. So solving those challenges and my son really wants to be just in his skin. You know, I remember that there was a time where he had different colors of Crocs footwear. For different, So he had a red one and a green one, and instead of wearing the green one together, he chose to wear one red, one one foot green. red, one red and one green. So they decide to do their own thing Correct. as well. But organizing is the fundamental skill, I think, that will really help, whether it is a boy or a girl, to sort of sort out our life in terms of clothes. Yes. Agreed. Organizing is the name of the game. अनिका दी, Yes. हाँ जी. हाँ, तो बच्चों के भी कपड़े हम अलग अलग जगह से रख सकते हैं, जैसे कि फॉर्मल्स को अलग रख दिया जो उसके बाहर जाने के लिए, और जो घर के कपड़े हैं वो अलग रख लिए. इस तरह से भी हम कर सकते हैं. और अगर जैसे आई हैव 2 daughters, तो अगर मैं अलग अलग कलर की ड्रेस लाती हूँ तो भी झगड़ा होता है. तो मैं अब सेम ड्रेसेस लाती हूँ और साइज अलग अलग लाती हूँ. तो दैट सॉल्व्स माय प्रॉब्लम. दोनों का मुझे सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ता है. Okay.
ऑलराइट, ग्रेट। तो आपके लिए ये काम करता है, हाँ। एंड मोनिका दी, एक और पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे बात। गीतांजलि के टॉपिक पे, इनसिक्योरिटी एट होम। हम्म, तो सॉल्विंग वन ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे जब बेबी छोटा होता है और वो क्रॉल करना शुरू करता है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि हम अपनी डॉटर को पायल पहना के रखते थे, सो दैट कि मेरे को समझ में आए कि वो कहाँ जा रही है। राइट, एंड उसके साउंड से मेरे को पता चलता था कि इधर शी इज इन द सेफ जोन और इधर शी इज इन द डेंजर जोन। यस, तो ये सब लिटिल हैक्स हैं जो आपको ट्राई करने पड़ेंगे। बिल्कुल। इवन वो I बेड think पे भी। payal is a very commonly used things in girl. Like my Correct. daughter, हमने still we've made her wear one. और plus नहीं तो वो जो shoes आते हैं, वो जो जो साउंड sound वाले वाले होते shoes हैं, आते हैं, वो थोड़ा या सा बाहर help कर देते हैं, उस तरह की चीजें। और इवन जैसे मॉल में भी है, अगर वो इधर उधर बच्चा भाग रहा है तो यू कैन आइडेंटिफाई विद द फुटस्टेप ऑल्सो। उसके मतलब बीइंग अ मदर आपको समझ में आता है कि आपका बच्चा किस स्टाइल में चलता है और उसके फुटस्टेप की मतलब साउंड क्या है, यू विल कम टू नो। तो अगर वो आपके साउंड रेंज से बाहर जा रहा है तो जस्ट गिव अ कॉल कि वापस आ जाओ, कहाँ हो। तो they do such kind of things. तो एंड लाइक दे से अडेप्टेशन इज द नेम ऑफ द गेम। तो हम हमेशा कस्टमाइज कर सकते, देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट वी कैन डू, and that's what we are sharing today, those wonderful tips that some of us may have used even among the participants, and some of us may find them useful new tips. So मोनिका दी, so जस्ट अ मिनट। yes, sure. क्योंकि अभी हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो जितने भी रीचेबल सॉकेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट्स, उनको भी हमें सबको टेप लगा के क्लोज कर देना चाहिए जब बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, घर को घूमने लगा है। तो हम इज इट क्लियर? absolutely it is, yes it is, yes it is audible. यस। Great. And yes, that is indeed important, especially जब बच्चे कुछ 1.5-2 साल के होते हैं, तब उनकी आदत होती है उंगलियां होल्स में डालने की। तो ये बहुत एक जरूरी था। मुझे याद है ध्रुव के टाइम पे भी हमने टेप्स लगाए थे, आप लोगों ने भी लगाए हैं, आई एम श्योर। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस इंडीड। अब ये सब तभी कर पाएंगे जब मॉम और बच्चे के बीच में एक कनेक्ट होगा। जैसे कि मॉम, अगर बच्चा मॉम की बात सुनेगा क्योंकि उसे पता है कि वो मेरी मॉम है, ऑफ कोर्स हर बच्चे को पता है कि वो मेरी मॉम है, बट एक कनेक्ट, जो इमोशनल कनेक्ट होता है एक मॉम और बच्चे के बीच में, वो कैसे बिल्ड होता है और उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि बीच में डिसेबिलिटी भी है। तो अगर मुझे अपने बच्चे पे गुस्सा करना है तो मैं उसे आंखों के थ्रू कन्वे कर सकती हूँ। अगर मुझे उस पे प्यार आ रहा है, आई कैन कन्वे माई अफेक्शन ऑल्सो थ्रू माई आईज, but that is not an option in this case. So what is it that we do to build that emotional connect with the child, and also how do we deal with the disability aspect of it? How does the child get to accept the disability of the mother? Sure. This is something, yeah, which I want to know from you, Madhu, if you could talk about it. श्योर, मोस्ट डेफिनेटली। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पेरेंटिंग का, इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल सिक्योरिटी। और जब इमोशनल सिक्योरिटी बच्चे को आएगी या किसी को भी आएगी, तभी इमोशनल कनेक्ट बिल्ड हो सकता है। अभी तक हमने बात की इमोशनल, हमने इनसिक्योरिटी की बात की जो हमारे मन में होता है एज अ मदर। कभी कभार वो इनसिक्योरिटी होती है क्योंकि कोई और हमारे बच्चे का ख्याल रख रहा है, या वो इनसिक्योरिटी होती है कि मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, एम आई डूइंग एवरीथिंग करेक्टली, एम आई डूइंग everything in the right way. So when we are struggling with these questions, we answer those, but what we want to also answer is build on is the child's emotional security. And the child has a gazillion questions like मेरे पेरेंट्स अलग क्यों हैं, क्या मेरे पेरेंट्स को पहले तो उनको, और जिनके पेरेंट्स शुरू से बच्चों की लाइफ की शुरुआत से ही ब्लाइंड है, उन्होंने हमको देखा ही ऐसे है। जैसे इन माय केस, my husband and I, both of us are totally blind since I'm totally blind since birth, and my husband lost sight a little later, but in his childhood, and our son can see. So Namish has grown up looking at us totally blind. So he's learned it, but उसकी ना insecurities ऐसे होती थी, ऐसे build up होती हैं। कैसे build up होती हैं कि सामने के लोग कहेंगे, बेटा
तुमको ही मम्मी पापा का ख्याल रखना है। बच्चे बड़े होके ना इतना करो कि अपने माँ बाप का सहारा बनना है। सो हमें सबसे पहले तो बच्चे की उस इनसिक्योरिटी को सेटल करना है, और उस इनसिक्योरिटी को हम तब सेटल कर सकते हैं जब हम बच्चे को वो बता सकें कि देख, मैं खुद क्या नहीं कर सकती या मैं खुद क्या नहीं कर सकता हूँ। जब बच्चा ये समझ पाता है कि हाँ, मेरे मम्मी पापा ये भी कर सकते हैं, मेरे मम्मी पापा वो भी कर सकते हैं, जब हम उसको इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या हमारी ब्लाइंडनेस की वजह से तेरा कोई काम रुक रहा है, तब वो बच्चे को सेंस आने लगती है कि हाँ, मैं सिक्योर हूँ। जैसे दिनेश की, माय हस्बैंड, हिज मोबिलिटी इज रियली गुड, ही जस्ट goes around, he's up and about and he goes to get whatever he wants to get from the shop as well. तो किसी ने हमारे बेटे को बोला, बेटा पापा का हाथ पकड़ो, and then he had that confidence to turn around and say, अरे पापा अपने आप कर लेंगे. So when the child has that confidence, that security, वो emotional connect build होने लगता है. और वो emotional connect build करने के लिए हमें constantly बच्चे के साथ conversations करनी है. हाँ, जैसे कि कहते हैं that a child generally learns by not when you teach him but by what he observes. Absolutely. When he observes, when he or when he listens to stories. Yes, one of our learners wants to share an experience. We'll come to you shortly. Yeah, so those experiences really matter. Those conversations are impactful. Another point that I want to share with you is, especially when kids are living with blind parents. So मेरे बेटे के शुरू के दिनों में हमारे उसके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में थे, but then my in-laws went to their heavenly journey. और एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, तो घर पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा हम रह गए. अब उसको कोई भी साइटेड लोग नजर नहीं आ रहे थे आसपास, तो उससे फिर उसको इनसिक्योरिटी हुई. उसने फिर पूछा, अब मैं क्या करूंगा, अब हम क्या करेंगे, एंड अब हम कैसे मैनेज करेंगे, मुझे देखना पड़ेगा, मम्मा आप ये मत करना, मम्मा आप वो मत करना. एंड देन अगेन what mattered most was conversations, talking to him, talking to her, talking to your child, and settling the fear that we can do it. And that is what matters even in education, building those moral values, Yes. building that connect with the child. We all are parents first, mothers first, and then comes our blindness. I'm repeating it, but that is the true essence, and we truly can inculcate, build those moral values and that education. We play a very important role in the child's education as well. वो सिक्योरिटी हम बिल्ड कर सकते हैं, हम साइटेड हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हमको बच्चे को ये जरूर बताना है कि पेरेंट हम हैं. वो जो दीदी ने बोला आंखों का डर, वो हमारी आवाज में वो खनक है. अगर हम एक बार आवाज में बोल दे बेटा, वो सुन लेगा. हमारे टोन से हम अपनी आंखों की बात को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. So those are few thoughts that I wanted to share. Absolutely. And when it comes to education, I mean, since my child is now 10 and yours is 12, so we do have a part to play in his life. We do spend time and teach him the subjects that we do. So I teach my son maths. I'm sure you also teach your son, and we spend time with with our kids. So that is another way how we inculcate confidence in them. So we are knowingly or unknowingly inculcating the feelings that we are conveying through the way we interact with them. Absolutely. So on that note, do we have any question answers? There are a couple of people. One person wanted to ask something and one person wanted to share an experience. Yes, sure. So should we welcome the question first? Sure. Or the experience first? Let's welcome the experience first, maybe. QXQT09 said, I want to share an experience. I don't know what your name is. Qayamat se qayamat tak. QSQT. हेलो मधु दीदी. हेलो, मैं दीपा बात कर रही हूँ. हेलो मोनिका दीदी. हाय दीपा. हाउ आर यू? Good, बढ़िया. Good to have you. एंड ब्रिज मैम हेलो. सबको मेरी तरफ से हेलो और थैंक्स. इतना अच्छा आपने सेशन ये किया है, बहुत अच्छा लगा. कविता दीदी हेलो. मैं ये
एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई एम जस्ट, माय बेबी इज जस्ट नाउ 10 मंथ्स। तो पहले तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे 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 हमारे लिए चैलेंजेस और गए हैं, है ना। बट इशू मेरे साथ ये है कि मेरे यहाँ तो ऑफिस जाते हैं सब, पापा भी, husband भी, रह जाती हूँ घर में मैं, है ना। तो अब ये है, जैसे सविता दीदी ने बोला, बच्चा क्राउलिंग करने लगा है, इधर खेलने लगा है, तो इलेक्ट्रिसिटी में वो मैंने कर दिया। लेकिन अब दिक्कत ये है, वो चेयर्स करने लगा है या मतलब चलने लगा है, किसी चीज को खींचने लगा है, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या सावधानियां हम। दीपा का क्वेश्चन जहाँ तक मुझे, अगर आपको हाँ, समझ आया तो दीपा का क्वेश्चन जहाँ तक मुझे समझ में आया कि 10 मंथ्स ओल्ड बेबी है, तो हम क्या, साइटेड असिस्टेंस घर के आसपास घर में काफी कम है, तो हम क्या प्रिकॉशंस इंश्योर कर सकते हैं इसमें? मैं, अगर यही क्वेश्चन है दीपा, एक बार हाँ या ना बोल दो, नेटवर्क इशू हो रहे थे। क्वेश्चन तो मेरा ये है, लेकिन अब इशू एक और है, जैसे अब फ्रेश एयर में बच्चा जाना चाहता है, अब के माहौल को देखकर हम उसको बाहर भी नहीं ले जा सकते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम उसको कैसे, मतलब ऐसा फ्रेशनेस दें जिससे वो उसको लगे कि हाँ मैं बाहर की चीजें देख रहा हूँ। जैसे बच्चे बाहर में जाकर के ज्यादा सीखते हैं, तो वो ऑप्शन मुझे मिल नहीं पा रहा है अभी आजकल के टाइम में। तो आई थिंक सबके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आजकल के टाइम में सबसे पहले आती है सिक्योरिटी और सेफ्टी। तो बच्चे का वो ध्यान रखते हुए अगर आप बालकनी में जितना एक्सपोजर दे सकते हैं, आई थिंक दैट इज द बेस्ट यू कैन डू, एंड कीप योर हाउस एब्सोल्युटली स्पिक एंड स्पैन, क्लीन, क्लियर of any obstacles। अगर आप अपना लो बेड रख सकते हो ताकि बच्चा गिरे ना, क्योंकि आप इस वक्त खूब अलट पलट करते हैं, वो चीजें आप इंश्योर कर सकते हो टू कीप योर चाइल्ड। उसके लिए तो दीदी मैंने ऑप्शन ले लिया, एक फॉर्म का गद्दा नीचे ले लिया, जहाँ बच्चा लेटता है बेड पे, तो उसके लिए मैं गद्दा लगा देती हूँ, तो उसको चोट नहीं लगती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने सोचा कि बच्चा बार बार गिरता है, उसको हेड में लगने का या हाथ में लगने का ज्यादा चांस था, तो मैंने ये अपनी तरफ से बोला इनको कि आप ये कर लो, ये बेनिफिट रहेगा, तो उससे हमें बहुत फायदा हुआ है। Very nice. Thank you so much for sharing that, Deepa. Anam had a question. Anam, if you can unmute. Hello. Anji. Hello everyone. Hi Anam. Ma'am, actually I'm unmarried. Okay. So ma'am, मेरा जो मैं जो हूँ मैम लेट ब्लाइंड हूँ। हेलो, तो मैम मुझे तो पहली बात तो मुझे अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा है। मैं आफ्टर ग्रेजुएशन ब्लाइंड हुई हूँ, मुझे आरपी है मतलब। तो मैम जैसे मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, मास्टर इन एजुकेशन मेरा हो चुका है, तो मैम मैं अब अपनी मैरिज के लिए प्लान कर रही हूँ। तो मुझे, हालांकि क्वेश्चन अलग है थोड़ा, लेकिन एक लाइफ, मैंने आपको सुना सबको, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सुन के समझ में भी आई हैं चीज़ें। और मैं कंफ्यूज हूँ कि व्हाट शुड आई डू, कि मैं साइटेड से शादी करूँ या फिर मैं विजुअली इम्पेयर्ड से। तो मैम प्लीज़ अगर आप लोग मेरी हेल्प कर सकती हैं इस चीज़ में, मैं रियली कंफ्यूज्ड। क्या मैं ये आंसर कर सकती हूँ? हाँ श्योर प्लीज। यस एनीवन। अनम जिससे दिल लगे उससे शादी करना। नहीं, साइटेड और ब्लाइंड आपका क्राइटेरिया जब तक रहेगा, आप अपने लिए सही मैच नहीं ढूंढ पाओगी। पहली बात, जिससे आपका दिल लगे और जिसका आपसे दिल लगे, वो आपसी केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। एंड माय सजेशन इज दैट डोंट सीक कि शादी करनी है ऐसे सोच के आप मैच मत ढूंढिए, आप बस दोस्त ढूंढिए, आप दोस्त बनाइए। कब आपका किसके साथ दिल लग जाएगा ये, और विजुअल, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे को विजुअली इम्पेयर्ड से अगर जरा सा भी आता है कि शादी नहीं करनी, क्योंकि कई बार विजुअली इम्पेयर्ड हम, मतलब जैसे माय हस्बैंड एंड आई बोथ ऑफ अस आर विजुअली इम्पेयर्ड, हम सब जो कॉल पे हैं, हम सबके पार्टनर्स किसी ना किसी एक्सटेंट तक विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और हम सब बहुत ही अच्छे से आपस में मिलजुल के काम कोऑर्डिनेट करते हैं, रहते हैं, और एक दूसरे के चैलेंजेस को समझते भी हैं। तो जो आपके लिए बना है वो आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। अभी तो आप
जिस तरह से हमको समझ में आया है, अभी तो आप पढ़ाई कर रही हैं, फोकस करिए. आई थिंक यू आर फॉर नाउ इट्स इट्स अ टाइम फॉर यू टू स्टडी एंड लाइफ विल प्रेजेंट इटसेल्फ विद अपॉर्चुनिटी. मैम जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो खुद विजुअली इम्पेयर्ड है, गर्ल्स, और जिन भी लड़कियों ने साइटेड से शादी की है, सारी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं उन लोगों से. तो मतलब मैं ना डर गई. अलग प्रोग्राम में जरूर अलग से चर्चा करेंगे, बट फॉर नाउ व्हाट आई वुड से इज दैट बी ओपन and be receptive to what comes your way. Thank you so much. Thank you, Anna, for your question. Anybody else has any other question? Hello, Monica. Ji. Am I audible? Yes. Myself, Amardeep Bhatia. मैं काफी देर से आपके सेशन में. अमरदीप कैसी हैं? हेलो. I'm sorry, आपने मुझे पहचान लिया. तो मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मैंने सारे सबके व्यूज सुने. और हाय एवरीवन, और बहुत अच्छा लग रहा है जो डिस्कशन चल रही है. आई वुड लाइक टू ऐड ऑन मधु's पॉइंट. जो मधु ने इमोशनल इनसिक्योरिटी की बात कही है, तो मेरा बेटा अभी 13 साल का है और अभी मैं सिंगल पेरेंट हूँ. मेरे हस्बैंड ही इज नो मोर. 6 साल का जब मेरा बेटा था तो ही एक्सपायर्ड. लैब में एक्चुअली सब उनको जानते हैं, वो दीपक कुमार पटेल. तो अभी मैं करेंटली जो हूँ पीजीटी सोशियोलॉजी वर्क कर रही हूँ. वंडरफुल. तो सारे पॉइंट्स मैंने सुने, बहुत अच्छा लग रहा है. बट एक पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो इमोशनल इनसिक्योरिटी की बात कही थी मधु ने, क्या मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि बेबी जो है, जो ऑब्जर्व करता है बच्चा, वो वही चीज को अडेप्ट भी करता है. तो मेरे केस में क्या हुआ कि बच्चे ने ये बिल्कुल डिसेबिलिटी बिल्कुल बीच में नहीं आई मेरे और मेरे बेटे के बीच में. क्योंकि एक तो बच्चा टच से ही इतना सिक्योर हो जाता है, माँ के टच से ही. टच बहुत बड़ी चीज है, टच में बहुत पावर है. पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी. तो टच से ही बच्चा समझ जाता है मेरी माँ है, माँ का स्पर्श वह समझता है, माँ की ममता समझता है. और उसके बाद जो वो ये समझ जाता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो डिफरेंटली एबल्ड है, रादर वो दूसरे लोगों से ज्यादा ग्रेट है. उसके मन में ये भावना शुरू से ही आ गई थी कि मेरे पेरेंट्स का काम करने का तरीका अलग है और वो दोनों से अलग जरूर है, बट वो किसी तरह से भी कम नहीं है. तो इमोशनल इनसिक्योरिटी का जो कॉज था वही रूल आउट हो गया. तो वो एक्चुअली वो काफी ज्यादा सिक्योर हो गया, धीरे धीरे सिक्योर होता चला गया. कभी भी इनसिक्योरिटी मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आई. एक्सीलेंट. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि हम सबकी जिंदगी अलग अलग अनुभव हमारे लिए लेके आती है और हमारी स्ट्रेंथ्स जो है वो हमारी मटर्निटी में भी झलकते हैं, मदरहुड में भी झलकते हैं. तो हमारी एक्सपीरियंसेस अलग हैं, हमारी जिंदगियां अलग हैं. तो जिसके जैसे एक्सपीरियंसेस हैं उसके हिसाब से हम खुश हैं कि उसको उसके आंसर्स मिल जाते हैं और हम एक बहुत ही वंडरफुल लाइफ लीड कर पाते हैं अपनी लर्निंग्स के हिसाब से. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस अमरदीप. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Do we have any more questions? Mamta has a question. Sure. Am I audible, ma'am? Good evening. Yes. Good evening. All right, ma'am. I'm Mamta from Bombay. I am hearing all the discussion going on, and me and my husband both are visually impaired. And actually, I have a couple of questions. Okay. I'll tell you all of them, so maybe you could answer as the session progresses. I am a proud mother of a 5-year-old daughter currently, and I have challenges with her when we are progressing towards education. So what happens is child is learning to write, color, etc. And मम्मी आप भी मेरे साथ कलर करें, आप क्यों नहीं हो, आप मेरा हाथ पकड़ के पाते हो. Both, since we both are totally, so these are, and in my house, though I have sighted help as my mother-in-law and one sister-in-law, but they both have not studied, so they don't know how to write. Okay. So this is a challenge. Now, actually, we had worked out that we send her to tuition and she goes, etc. But now, after this COVID situation, we all are that. So she is not able to go out, not able to. And so this education, this is one challenge. Next thing is playing outside. When I have to send her to play outside, it's like if there is no one to look after in the scenario. So she, it's uncontrolled kind of a situation. We don't know
that where the child is going. Though we use now she's big enough, so those we don't use those shoes, and she does not want to wear payal as that. Right. Children have their own, Preferences, yes. preferences, and they don't sometimes want to do what we want them to do, and they don't understand it. So cannot leave them outside like that. It's really unsafe and insecure now. So yes, but otherwise also. So she has been less exposed to outside. So she rather has been indoors. Now coming to her, बच्चे जिद भी बहुत करते हैं, ये चाहिए, अभी का अभी चाहिए, चॉकलेट या बिस्किट या कोई बड़ी चीज, आपके पास न्यू टॉय है क्या, अभी दे दो, ऐसे मतलब जिद करना तो उनका स्वभाव है, अगर वो जिद नहीं करेगा तो कौन करेंगे? तो ये एक हाँ ये तो है आते हैं समटाइम्स, मोबाइल दे दो, ये देखना है, वो मतलब दे हैव देयर ओन चीजें मनवाने के लिए रोते रहना, स्टेमिना टू क्राई ऑल्सो भी बहुत सारा है काइंड ऑफ. तो ऐसे थिंग्स कंट्रोल में ला नहीं पाते हैं. तो व्हाट डू यू से कि इनको कैसे टैकल करना चाहिए, जैसे जैसे ये और बड़े होते तो और भी सिचुएशन. मोनिका दी, I would like to answer. इनका जो एजुकेशन वाला पार्ट है, that I would like to answer. ममता जी, आप कलरिंग को लेकर एक चीज कर सकती हैं. we have a special compass. ज्योमेट्री बॉक्स में जो कंपास आता है उसको लेकर, अगर जो नॉर्मल जो ड्राइंग बुक्स होती है ना, वो बिल्कुल ब्रेल पेपर की तरह थिक होती है, तो आप उस पे कोई कुछ भी ड्राइंग बना दीजिए, तो वो क्या होगा, अगर आप कंपास के उस व्हील से ड्राइंग कीजिएगा ना, फिर चाहे आप सर्कल ही बनाइए, 2-3 सर्कल ही बनाइए, तो वो एम्बॉस्ड दिखेगा. और फिर आप उसको बोलिए कि चलो आई विल ऑल्सो कलर विथ यू, तो आपको टच करके वो सर्कल का पता चलेगा, तो आप उस सर्कल के अंदर कलर कीजिएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप उससे एक कनेक्ट आप बना सकती हैं वाइल यू आर कलरिंग. फिर धीरे धीरे आप जब उसका स्कूल का कुछ आएगा, वो तो प्रिंटेड होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि जैसे मम्मा आपको सिखाई थी ना कि आपको बॉर्डर्स के अंदर कलर करना है, आपको बिल्कुल वैसा ही कलर करना है, आपको लाइन से बाहर नहीं निकालना. एंड यू सिट विथ हर एंड कंटिन्यूअसली सेइंग कि पूछते रहो कि आपने बाहर तो नहीं निकाला, आपने ठीक से कलर कर लिया, क्या बना है पिक्चर में बताओ मेरे को. सो कीप टॉकिंग. तो इस तरह से कलरिंग वाली जो चीज है आप कुछ हद तक मैनेज कर सकती हैं. जहां तक उसके अल्फाबेट्स या नंबर्स लर्न करने की बात है, तो ममता जी, आई वुड लाइक टू नो कि क्या आप प्रिंटेड लेटर्स कैसे होते हैं, क्या आपको उसका आइडिया है? To be true, no, because I am not born and totally blind by birth. But मेरे husband को idea है. He has a RP, and up till his maybe 12th standard of education, he was able to see. Okay. So he knows things. तो वो हाथ पे उससे लिखा के लेते हैं, confirm करने के लिए कि उसने जो लिखा है वो से. Because now ऑनलाइन स्कूल टीचिंग चल रहा है और हिंदी सिखाना जस्ट स्टार्ट हो रहा है. Okay. तो वगैरह मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे. मुझे ब्रेल पता है बट मुझे साइटेड नहीं पता है. डू वन थिंग ममता जी, जो टॉय शॉप होता है या स्टेशनरी शॉप होता है, वहां पे ना ये इंग्लिश अल्फाबेट्स, हिंदी अल्फाबेट्स और नंबर्स, इनके ना प्लास्टिक के टॉयज आते हैं. ठीक है, ठीक है, तो आप वो बाय कर लीजिए सो दैट कि आप उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सको कि वो कैसा दिखता है. Okay, and if your daughter knows the concept of standing line, sleeping line, slant up, slant down, curve क्या होता है, belly क्या होता है, ये सब चीजें आप उसको सिखा सकते हैं. कैसे सिखा सकते हैं? अगर आप जो स्कूल बॉक्स में जो वो स्केल होता है ना छोटा वाला, अगर आप उसको वर्टिकल खड़ा करेंगे, दैट इज स्टैंडिंग लाइन. अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल खड़ा करेंगे तो वो होगा स्लीपिंग लाइन. अगर आप उसको वर्टिकल में थोड़ा राइट कर देंगे तो इट विल बिकम स्लैंट डाउन. अगर आप उसको वर्टिकल में थोड़ा लेफ्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा स्लैंट अप.
तो ये सब चीजें आप उसको ऐसे विजुअली भी सिखा सकती हैं स्केल के माध्यम से, नहीं तो आप उसको पेपर पे स्केल रखकर ड्रॉ भी कर सकती हैं और उसको बता सकती हैं दिस इज स्टैंडिंग, दिस इज स्लीपिंग। क्योंकि जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स बनते हैं दैट आर ऑल इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व्स, बेलीज, ऐसे। And just to add to what just Swati said, अभी आपका बच्चा अभी आपकी डॉटर 5 है, अभी धीरे धीरे बड़ी होगी, आगे हिंदी भी लिखने का चैलेंज आएगा। सो स्क्रीन का ये टेक्नोलॉजी का आप बखूब यूज कर सकते हो। यू कैन जस्ट टाइप इट आउट, यू कैन यूज अ डिक्टेशन फीचर एंड डिक्टेट and write the sentence in Hindi and show it to the child. So वो कंप्यूटर पे लिख कर दिखाकर भी आप वो गैप को ब्रिज कर सकते हो। एंड ममता जी कुछ वर्बल क्लूज भी आते हैं। आई एम रेडी टू हेल्प यू। अगर आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ चैट बॉक्स में डाल दें तो आई कैन सेंड यू द वर्बल क्लूज। जैसे कि आई विल गिव यू एग्जांपल। हिंदी के लिए अगर हम क लिखते हैं तो क का क्लू कुछ ऐसा होता है कि जैसे मेरी डॉटर को जो सिखाया जा रहा है कि एक दादाजी का डंडा, उससे निकला बंदर का मोटा पेट, उससे निकली उसकी पूंछ और ऊपर पूरी छत। तो ये बोल के अगर वो लिखेगी तो वो चीज आराम से कैच कर सकती है। एंड ये क्लूज को इसीलिए इतना फनी बनाया गया है ताकि बच्चे उसको जल्दी से कैप्चर कर सके। एंड स्टेशनरी स्वाति, आई मीन अगर आप ममता जी उनसे कांटेक्ट कर लें तो फिर आपका जो रास्ता है वो आगे आसान हो जाएगा। अच्छा, जस्ट 2 क्विक टिप्स। वन इज कि जैसे जो स्वाति ने कंपास वाला सजेस्ट किया, उसके लिeu में आप वो भी यूज कर सकते हैं। रबर पैड टाइप होता है, उस पर आप पार्चमेंट शीट रख के आप सिंपल पेन से भी ड्रॉ करेंगे। यू कैन बी इजीली एबल टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स। और दूसरा जो स्टोरी बुक्स हैं, मतलब जैसे कुछ इस तरह की स्टोरी बुक्स आई थिंक मैंने RNIV वगैरह की देखी हैं, जिसमें पिक्चर्स बनी होती हैं, साथ में ब्रेल में टेक्स्ट भी होता है। तो आप, क्योंकि बात ये है कि कुछ कुछ चीजें हमें करने में जरूर प्रॉब्लम आएगी, बट वी हैव टू लुक फॉर वेज कि हम और किस तरह से इंगेज हो सकते हैं। तो उन तरह की चीजों का भी देयर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल। IIT ने भी ऐसे बुक्स निकाले हैं लेट अल्फाबेट्स के, जो एम्बॉस्ड हैं। मतलब जो आप अपने फिंगर को मूव करके आप समझ सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और साथ में वो प्रिंटेड में भी लिखा हुआ है। एंड अलॉन्ग विद दिस स्टेशनरी शॉप पे ट्रेसिंग बुक्स आती हैं फॉर बोथ कैपिटल लेटर्स, बेबी लेटर्स हिंदी के लिए और नंबर्स के लिए। तो वो ट्रेसिंग बुक उसको लाके दीजिए। वो ट्रेसिंग बुक कैसा होता है कि नंबर्स हैं पर वो डॉटेड शेप में होंगे, उस डॉट्स को उसको जोड़ के वो पूरा स्ट्रक्चर बनाना है नंबर का। वंडरफुल, ग्रेट। और एंड फॉर मोर आई थिंक इट विल बी ग्रेट इफ स्वाति, ममता जी, you get in touch with Swati, and Swati, you can really guide her very well in detail because she does need it, as she shared. So thank you so much for that. Talking, wonderful, great. So do we have any more questions, Madhu? We don't have the time to take more, I guess. Great. So let's have Shanta ma'am to share her expertise, some special comments so far. Sure. I just wanted to say that emotional whatever you spoke about, persons with visual impairment having certain queries in mind during pregnancy, when you're rearing a child, these are some of the questions every mother has. Okay, बच्चे को पूछते हैं, everyone is being asked, do you want a boy or a girl? जो भी हो अच्छा हो, है ना? This is the answer we have been giving. So this is a very common, fear, and there is also fear in persons working in this field. Like, for example, a person, a special educator or a person working in a special school, when they are expecting a child, they may feel, I am looking at these children every day, will I have a child with disability? So this fear is also, this is something probably new to you people, something we have heard. Our colleagues talking to us, हमारे साथ क्या होगा? These are some of the fears which we are finding everywhere. And plus also I wanted to tell about the baby carriers which you were talking about. ये बांधने वाली चीज नहीं है. It's very helpful. You are very connected to your child. Like the child is hugging you. You are hugging your child and doing your shopping, doing whatever you want. It has been like wonderful experience. My children have been using for their children. As a grandmother, I have also used. I am a grandmother of 3 children. I am actually hands-on
in upbringing my grandchildren, so I know the advantages of having a baby carrier. ये मत सोचना कि बच्चे को बांध के रखा है, अपने साथ ही तो बांध के रखा है. Thank you, ma'am. The That was child very is tied important. to you. Yeah. एंड क्लोथिंग में मैं ये कहना चाह रही थी कि कई बार बच्चा इसलिए भी रोता है क्योंकि उसके क्लोथिंग कंफर्टेबल नहीं है. इन प्लेसेस लाइक दिल्ली वेयर द वेदर is something in the morning and it develops into something else in the afternoon and becomes something else in the evening. And suppose if you are working mothers, we make the child wear something, and maybe if the child is going to a daycare, so the child is supposed to be wearing the same clothes. Probably they change, but even in at times when we are traveling, we might have seen in the bus, in public transport, the children are crying because the clothes are not comfortable. Right. सुबह घर से निकले तो पूरा पैक होके बच्चा निकल गया, बस में अभी गर्मी हो रही है, मुंह खोल के बच्चा तो बता नहीं सकता. Exactly. So these are some of the things, you have to identify. These are the signs. Like sometimes खींचता भी है, like टोपी वगैरह सब कुछ डाल के जाते हो तो फिर वो खींचता भी है. So this is also one of the reason why a child cries. So anything else if you want me to talk on, definitely. Otherwise, it was a very wonderful session, and really to see my students, coming up with their share of experience. Hands-on dadi, wahan pe bhi ban gaye. Hands-on nani, wahan pe bhi ban gaye. Wonderful. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And now I think we would draw this session to a close. And I'm sure you guys have also learned something from this session, just like me. You are all going back with something new from today. And it's very difficult to say anything about motherhood, for that matter. Motherhood is such an unlimited what should I say, a feeling and emotion. It's beyond a feeling and emotion. I've just tried to come up with something which can maybe attempt to put it in a few words, that mother is a magical embrace, the only one of her kind, a touch that heals everything in life, with a role that she has to play in the child's entire lifeline. So the mother stays with the child throughout, whether it is his upbringing or whatever, then the child does as an individual is like they say, chhavi of the mother. So on that note, I think it was a wonderful session. Thank you all participants. Thank you expert moms. Thank you super moms. And we shall see you again in another Connect. And stay safe. And of course, Stay healthy. and stay healthy. And of course, guys, before we end this, NAB has been mothering a lot of children. A lot of us have been mothered by NAB. So let's support this mother. Let's donate to the cause here. So let's be generous and let's support our mom, NAB. And with that, have a great day and the rest of the weekend, all of us. We shall stay soon connected. Thank you. Thank Thanks a you lot. all. All the best to all of you once again. Thank you once again. We had a lovely time with you all. Really, it's a wonderful. मधु दीदी, हाँ जी, मैं ना, आप ये सेशन एंड कर रहे हो, मैं 4 लाइनों से एंड करवा दूं? Sure. माँ एक आप प्यारा सा एहसास हो, माँ तुम प्यारा सा एहसास हो, मेरे लिए तुम बहुत खास हो, मैं आया इस जीवन में तेरे कारण, माँ तू ही तो मेरे जीने की एहसास हो. Wow. A round of applause. Thank you so much, Deepa. इससे अच्छी एंडिंग इसकी क्या हो सकती थी? Thank you. thank you. Thank you. Hello, Breach ma'am. Bye. Bye 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 everyone. Bye-bye. Bye. Thank you so everyone. much. Thank you Didi for moderating Bye-bye. this session, and NAB will be back with